We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to solve numerical problem on knuckle joint. So problem is given here. Design a knuckle joint to connect two circular mild steel rods which are subjected to a tensile load of 63 kN. The allowable stresses are 80 megapascal in tension, 56 megapascal in shear and 80 megapascals in crushing. सो हमारे पास जो डिज़ाइन का प्रॉब्लम है उसमें 2 सर्कुलर माइल्ड स्टील्स की रॉड है, ठीक है, जिस पर लोड लग रहा है टेंसाइल, वो है 63 किलो न्यूटन. सो गिवन लोड इक्वल्स टू 63 किलो न्यूटन. अब किलो न्यूटन से हम इसको पहले न्यूटन में चेंज करेंगे, तो 63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3. सिग्मा टी टेंसाइल स्ट्रेस जो कि दे रखा है हमारे पास 80 मेगापास्कल. सो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर. टाउ मीन्स शेयरिंग स्ट्रेस 56 मेगापास्कल, तो हम इसको लिख सकते हैं 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इन क्रशिंग स्ट्रेस 18 मेगापास्कल, और हम इसको लिख सकते हैं 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो बिफोर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन क्वार्टर जॉइंट, वी फर्स्ट see the systematic diagram of design of knuckle joint. अब जैसे कि देख रहे हो डिजाइन ऑफ नकल जॉइंट. अब डिजाइन में बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा सिंगल आई एंड, सेकंड कंपोनेंट है हमारा फोर्क एंड जिसको हम डबल आई एंड भी बोल सकते हैं, और तीसरा कंपोनेंट है हमारा नकल पिन. ठीक है. अब 2 रॉड को हम असेंबल करते हैं किसके थ्रू, नकल पिन के थ्रू. ठीक है. अब हमको पता है कि जब भी हम डिजाइन की बात करें नकल जॉइंट की, तो उसमें क्या होता है कि 3 स्ट्रेस के कारण डिजाइन फेल हो सकती है. फर्स्ट स्ट्रेस है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस है आपका शेयरिंग स्ट्रेस, और तीसरा होता है हमारे पास क्रशिंग स्ट्रेस. तो डिजाइन में इन तीनों स्ट्रेस में से अगर एक भी स्ट्रेस डेवलप होती है तो उसके कारण ये डिजाइन में फेलोर हो सकता है. तो आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैं डायमेंशंस आपको बता दूं कि ये जो स्मॉल डायमीटर है डी, ये होता है हमारा डायमीटर ऑफ रॉड. ठीक है. अब जो दे रखा है हमारे पास टी, स्मॉल टी, ये होती है हमारी थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड. ठीक है. उसके बाद आप अगर हम देखते हैं डी, जो डी होता है हमारा आउटसाइड डायमीटर ऑफ नकल पिन, या आप इसको यूं भी बोल सकते हो कि डायमीटर ऑफ नकल कॉलर. ठीक है. अब T1 होता है, वो हमारी होती है थिकनेस ऑफ फोर्क एंड, राइट. तो थिकनेस ऑफ फोर्क एंड भी बोल सकते हो क्योंकि T1 थिकनेस है फोर्क एंड की, फोर्क एंड मीन्स डबल एंड, और DP होता है हमारा डायमीटर ऑफ नकल पिन. ठीक है. और अब हमें, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिजाइन प्रोसीजर पढ़ी थी नकल जॉइंट की, और हमने कुछ फॉर्मूले स्टडी किए, तो विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला वी विल फाइंड ऑल द डायमेंशन ऑफ दिस डिजाइन. अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ एम्पेरिकल रिलेशंस भी होते हैं. अब एम्पेरिकल रिलेशंस 2 डायमेंशंस के लिए यहाँ पे दे रखे हैं. एक डायमेंशन है हमारी थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड, और दूसरा है हमारे पास थिकनेस ऑफ फोर्क एंड. ठीक है. अब जैसे कि पहला डायमेंशन है थिकनेस ऑफ फोर्क एंड. अब फोर्क एंड की हम जब बात करते हैं तो उसका जो एम्पेरिकल रिलेशन जो होता है वो कितना होता है, T1 इक्वल टू 0.75 इंटू स्मॉल डी, जहाँ पर स्मॉल डी क्या होता है, डायमीटर ऑफ रॉड. जो थिकनेस होती है, अगर हम एम्पेरिकल रिलेशंस की बात करें तो एम्पेरिकल रिलेशन से जो
अगर हम थिकनेस को देखते हैं तो थिकनेस होती है जो हमारी सिंगल आई एंड की और डबल आई एंड की, वो किसके इक्विवेलेंट होती है? 0.75 डायमीटर ऑफ रॉड के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। अब थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड, सो अब सिंगल आई एंड की थिकनेस की बात करते हैं, जो कि हम बात करते हैं टी, ठीक है। तो टी की बात करें तो टी किसके इक्विवेलेंट होगा? 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड, राइट। सो ये इंपेरिकल रिलेशन है। अब इन्हीं इंपेरिकल रिलेशन से जब भी हम डिजाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें अगर हमको जब दो डायमेंशन मिलेंगे, T1 थिकनेस ऑफ फोर्क एंड और T थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड, जब भी इनकी वैल्यू मिलेगी तो हम इन्हीं इंपेरिकल रिलेशंस को कंपेयर करेंगे और ये देखेंगे चेक करने के बाद कि ये हमारी डायमेंशन जो है वो डिजाइन के लिए सेफ है या नहीं है। अब हम प्रॉब्लम में आते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम पूरी डिजाइन को एनालिसिस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमीटर ऑफ रॉड। अब चूंकि नकल जॉइंट में जितने भी कंपोनेंट है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर होता है, वो कौन सा होता है? डी होता है, स्मॉल डी, ठीक है। सो पहली स्टेप में हमको क्या फाइंड करना है? डायमीटर ऑफ रॉड। अब हमें पता है कंसीडरिंग फेल्यूर ऑफ रॉड ड्यू टू टेंशन, अगर रॉड में टेंशन स्ट्रेस डेवलप होगी तो रॉड क्या हो सकती? फेल हो सकती है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो कि हमने डिजाइन प्रोसीजर में देखा था, वो था P इक्वल्स टू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी। अब हमारे पास P की वैल्यू गिवन है 63 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन, तो हमने यहाँ पे मेंशन की। π/4 इंटू डी स्क्वायर एज इट इज रखा क्योंकि हमको डी की वैल्यू नहीं पता है, हमें ये फाइंड करना है। और सिग्मा टी की जगह हमने रख दिया 80। सो हमने डी की वैल्यू निकाल ली 31.65 mm, ठीक है। सो डी की वैल्यू इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी? 32, क्योंकि 31.65 mm इसका डायमीटर का जो वैल्यू है तो हम अप्रोक्सीमेट मान लेंगे कि डी की वैल्यू 32 mm। सो इस तरह हमने फर्स्ट डायमेंशन ऑफ रॉड की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप्स है हमारी डायमीटर ऑफ नकल पिन। अब एक और चीज बताना चाहूंगा कि नकल पिन है जो कि दो एंड को ज्वाइन करके रखती है। कौन कौन से एंड? आपका सिंगल आई एंड और डबल आई एंड। अब नकल पिन में भी दो स्ट्रेसेस डेवलप हो सकती है जिसके कारण वो फेल हो सकती है। एक हो सकती है आपकी शेयरिंग स्ट्रेस और दूसरी हो सकती है आपकी बेंडिंग स्ट्रेस। अब चूंकि हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? डीपी, उस डायमीटर ऑफ नकल पिन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं कि कंसीडरिंग शेयरिंग फेल्यूर ऑफ नकल पिन, ठीक है। अब शेयरिंग फेल्योर ऑफ नकल पिन, ठीक है, किसके कारण होता है? शेयरिंग स्ट्रेस के कारण होता है, ठीक है। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई टाउ। अब हम जानते हैं कि जो नकल पिन होती है वो सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है। अब सर्कुलर शेप में होगी तो उसका एरिया होता है, वो क्या होता है? π/4 इंटू डी का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये मिडिल पार्ट से शेयर होती है तो डबल शेयर होगा, तो हम π/4 के आगे क्या लिख दिया? 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? P इक्वल टू 2 इंटू π/4 डी का स्क्वायर इंटू टाउ। सो हमने P की वैल्यू मेंशन की यहाँ पे 2 π/4 डी हमको फाइंड करना है और टाउ की जगह 56 लिख दिया। सो हमको डीपी की वैल्यू कितनी मिल गई? 26.75 mm। अब चूंकि ये वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगी? डीपी इक्वल टू 27 mm। सो हमको एको डायमेंशंस की वैल्यू मिल गई डायमीटर ऑफ नकल पिन। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप थिकनेस ऑफ सिंगल पिन, जो कि कितनी है? टी। थिकनेस ऑफ सिंगल आई की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है? टी। अब हम जानते हैं कि सिंगल आई एंड 3 स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, शेयरिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है और इट में भी क्रशिंग स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। तो हमने क्या लिया? कंसीडरिंग क्रशिंग फेल्योर ऑफ सिंगल आई ड्यू टू क्रशिंग स्ट्रेस, राइट। सो P इक्वल्स टू dp इंटू स्मॉल टी मल्टीप्लाई सिग्मा cp। सो हमारे पास फॉर्मूला है, टीपी क्या होता है आपका? डायमीटर ऑफ नकल पिन, टी थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड और सिग्मा cr क्रशिंग स्ट्रेस। सो हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, पी की जगह रखा 63 मल्टीप्लाई 10⁻³ डीपी की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की 27, टी की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रहने दिया।
और सिग्मा सी आर की जगह 80 रखा, तो हमको टी की वैल्यू मिल गई 29.16, जो कि इक्विवेलेंट किसके बराबर हुई, टी इक्वल्स टू 30 mm। अब मैंने आपको लास्ट टाइम डायग्राम में बताया था कि हमारे पास कुछ एम्पेरिकल रिलेशंस होते हैं दो डायमेंशंस के लिए, एक थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड और थिकनेस ऑफ फोर्क एंड। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड। तो थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशंस होता है, तो वो कितना होता है, T इक्वल्स टू 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड। तो डायमीटर ऑफ रॉड की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रखी 1.25 मल्टीप्लाई 32। तो आप देख रहे हो कि हमको टी की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिल रही है, 40 mm। तो अभी जो इंपेरिकल रिलेशन से हमने जो टी की वैल्यू निकाली वो कितना मिल रहा है, 40 mm। और उससे पहले जो फॉर्मूला से वैल्यू निकाली वो कितनी, 30 mm। तो हम दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आपकी थिकनेस ऑफ आई एंड की वैल्यू कितनी हो गई, 40 mm, ठीक है। सिंगल आई एंड की वैल्यू कितनी हो गई, 40 mm। तो एक और डायमेंशन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने अभी थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड के लिए निकाला, उसी तरह हम थिकनेस ऑफ फोर्क एंड के लिए निकालेंगे। पहले अब हम ये देख सकते हैं कि ये फोर्क एंड है वो किस स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है। सिमिलर सिंगल आई एंड हम ये भी देख सकते हैं कि ये थिकनेस ऑफ फोर्क एंड जो है वो 3 स्ट्रेस के कारण फेल हो सकता है, टेंसाइल के कारण, शेयरिंग के कारण और क्रशिंग के कारण। और हमको ये पता होना चाहिए कि क्रशिंग स्ट्रेस में क्या होता है, जब भी कोई मेटल टू मेटल रबिंग होता है तो पाउडर फॉर्म में जनरेट हो जाता है, वहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसको बोलते हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस। सो अभी हमने क्या लिया, कंसिडरिंग क्रशिंग फेल्यूर ऑफ फोर्क एंड, तो हमने ये फॉर्मूला मेंशन किया, P इक्वल्स टू 2 इंटू डीपी, डीपी मीन्स डायमीटर ऑफ नकल पिन, T1 मीन्स थिकनेस ऑफ फोर्क एंड और सिग्मा सी आर क्रशिंग स्ट्रेस, राइट। सो P की जगह हमने कितना रख दिया, 63 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल्स टू 2, डीपी की जगह रख दिया हमने 27 और T1 जो कि हमको फाइंड करना है और मल्टीप्लाई 80। तो हम देखते हैं हमें T1 की वैल्यू मिल गई 14.58 mm, राइट। सो T1 की टोटल वैल्यू कितनी हो गई हमारी, मतलब 14.58 mm है, तो अप्रोक्सीमेट हम कितना मान लेंगे, T1 इक्वल्स टू 15 mm। अब हम इसको इंपेरिकल रिलेशन से चेक करेंगे, जैसे अभी हमने सिंगल आई के लिए चेक किया था। तो इंपेरिकल रिलेशन से T1 का फॉर्मूला क्या होता है, 0.75 इंटू स्मॉल डी। तो अभी हमने चेक किया 0.75 और डी जो कि पहले हम फाइंड कर चुके हैं, स्मॉल डी की वैल्यू 32, तो हमें T1 की वैल्यू कितनी मिली, 24। अब आप कंपेयर कर रहे हो कि जो फॉर्मूले से हमने जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी, 15 mm, राइट। और जो अभी इंपेरिकल रिलेशन से निकाली वो कितनी है, 24 mm। तो हम जो इंपेरिकल रिलेशन से जो वैल्यू निकली 24 mm, उसी लार्जेस्ट वैल्यू को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो एक डायमेंशन और मिल गया, थिकनेस ऑफ फोर्क एंड। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिंगल आई एंड, ठीक है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ सिंगल आई एंड बोल सकते हैं, या फिर हम यूं भी बोल सकते हैं कि डायमीटर ऑफ नकल पिन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल डी। अब तो उसमें भी क्या होता है, हम जो स्ट्रेस कंसीडर करते हैं वो कौन सी होती है, टेंसाइल स्ट्रेस। इसमें जो फेलियर होता है सिंगल आई एंड में, ठीक है, वो किसके कारण फेलियर हो रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू डी माइनस डी पी इंटू स्मॉल टी मल्टीप्लाई सिग्मा टी, राइट। अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यू को मेंशंस करना है। P की जगह हमने जो वैल्यू थी वो मेंशंस की, D एज इट इज क्योंकि हमको D की वैल्यू फाइंड करना है, माइनस डी पी 27 मल्टीप्लाई T की जगह हमने रखा 40 और सिग्मा टी की जगह हमने रखा 80। तो हमें डी की वैल्यू मिल गई 46.68 mm, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके लिए हो गई, डी इक्वल्स टू 47 mm। अभी हमने जो आउटसाइड डायमीटर ऑफ द सिंगल आई एंड देखा उसकी वैल्यू कितनी निकली, डी। अब हम एक और चीज देख सकते हैं कि अभी हमने जो फेलियर देखा था वो किसके लिए था, जो सिंगल आई एंड में फेलियर हो रहा है वो टेंसाइल स्ट्रेस के कारण हो रहा है। अब हम एक और फॉर्मूले के लिए चेक करेंगे जहां पर सिंगल आई एंड में फेलियर होता है और वो होती है हमारी क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो नेक्स्ट कंसिडरेशन हम क्या देखेंगे कि कंसिडरिंग शेयरिंग फेलियर ऑफ सिंगल आई एंड, ठीक है। नाउ अगेन कंसिडरिंग शेयर इंड्यूस्ड इन सिंगल आई एंड, ठीक है। सो P
ये अगर हम शेयरिंग स्ट्रेस कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल आई एंड के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो कितना होता है, P इक्वल्स टू डी माइनस डी पी इंटू स्मॉल टी और इंटू टाउ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर P की वैल्यू कितनी मेंशन की, 63 मल्टीप्लाई 10⁻3, D की वैल्यू मेंशन की, D की वैल्यू हमें फाइंड करना है, माइनस 27 मल्टीप्लाई 40 और मल्टीप्लाई 56, तो हमें D की वैल्यू मिली यहाँ पर कितनी आई है, 55.12। सो इस तरह हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली दूसरी कंसीडरेशन से, तो वो कितनी है, 56 mm। सो हमें जो लास्ट टाइम D की वैल्यू मिली थी, अभी जो हमने निकाली थी वो कितनी थी, 47, और अभी जो मिल रही है वो 56 mm। तो हम लार्जेस्ट वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो एक और डायमेंशन हमें मिल गया, डायमीटर ऑफ नकल पिन। कौन सा डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारी फेल्यूर ऑफ फॉर्क एंड इन टेंशन, ठीक है। अब सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि फॉर्क एंड को हम डबल एंड भी बोल सकते हैं। अब उसमें जो फेल्योर हो सकता है वो 3 स्टेज के कारण फेल हो सकता है, टेंशन, क्रशिंग और शेयरिंग। पर अभी हम जो कंसीडरेशन देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, टेंशन, ठीक है। सो कंसीडरिंग फेल्योर ऑफ रॉड ड्यू टू टेंशन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू 2 इंटू डी माइनस डी पी इंटू T1 मल्टीप्लाई सिग्मा टी। डी मीन्स आउटसाइड डायमीटर ऑफ नकल पिन, और DP डायमीटर ऑफ नकल पिन मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ फोर्क एंड और मल्टीप्लाई टेंसाइल स्ट्रेस। सो सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। सो आप क्या देखते हो कि हमें यहाँ पर D की वैल्यू हमने रख दी जो अभी हमने फाइंड की, DP की वैल्यू भी हमारे पास है, T1 की वैल्यू भी हमारे पास है। अब हमें चेक किसके लिए करना है, टेंसाइल स्ट्रेस के लिए चेक करना है, ठीक है। तो सिग्मा टी को हम एज इट इज रखा, अब उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि हमें सिग्मा टी की जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही, 45.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें इससे ये आइडिया लग जाता है कि जो सिग्मा टी की जो वैल्यू है वो हमारी अलाउएबल स्ट्रेस से क्या है, कम है, जो कि हम चाहते भी है कि हमारी जो सिग्मा टी की जो वैल्यू है वो अलाउएबल स्ट्रेस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। तो ये हम उसको सेफ डिजाइन में कंसीडर करेंगे। सिंस फोर्क एंड इज सेफ अगेंस्ट टेंसाइल फेल्योर, तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्क एंड है इसकी जो डिजाइन है वो सेफ है किसके अगेंस्ट, टेंसाइल फेल्योर के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, जो कि नेक्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, फेल्योर ऑफ फोर्क एंड इन शेयर, ठीक है। अब भाई अभी मैंने बताया कि फोर्क एंड में टेंशन के कारण भी स्ट्रेस, टेंशन के कारण भी मतलब फेल्योर हो सकता है। अब मैं दूसरा स्ट्रेस लेता हूँ कंसिडरेशन में, वो है शेयरिंग स्ट्रेस। तो शेयरिंग स्ट्रेस के कारण भी फोर्क एंड में क्या हो सकता है, फेल्योर हो सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, P इक्वल्स टू 2 DC माइनस DP इंटू T1 मल्टीप्लाई टाउ। तो ये फॉर्मूला जो कि हमने अभी पहले जो लास्ट टाइम डिजाइन प्रोसीजर में पढ़ा वही का वही है। अब इन्हीं फॉर्मूला में हम वैल्यू को पुटअप करते हैं। अब यहाँ पे हमें किसको चेक करना है, शेयर स्ट्रेस को। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू एज इट इज रहेगी, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है, हम उसको रख देंगे। तो हमें टाउ की वैल्यू मिली, कितनी मिली, 45.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम देखते हैं, जैसे अभी हमने सिग्मा टी की वैल्यू निकाली 45.26 न्यूटन पर mm स्क्वायर, उसी तरह हमें टाउ की वैल्यू भी मिल गई जो कि सेम मिली। अब उससे ये भी पता चलता है कि हमारे पास जो अलाउएबल स्ट्रेस है उससे ये वैल्यू क्या है, कम है। तो कैलकुलेट जो वैल्यू है वो क्या है, लेस देन अलाउएबल वैल्यू से, ठीक है। सो आप क्या देखते हो कि ये जो है हमारी इस डिजाइन, ये भी क्या होगी, सेफ होगी। सो फोर्क एंड इज सेफ अगेंस्ट शेयर फेल्यूर। तो इस तरह हमने हमारी डिजाइन के सारे डायमेंशंस की स्टडी कर ली है। अब उसके बाद हम इसका सिस्टेमेटिक डायग्राम में सारे डायमेंशंस को मेंशंस कर देंगे। नाउ दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ डायमेंशन ऑफ नकल जॉइंट, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमने जितने भी वैल्यू जो कि फाइंड करी थी फॉर्मूले के थ्रू, तो हमें डी की वैल्यू मिल गई, वो कितनी थी, स्मॉल डी 32 mm। T1 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 24 mm, राइट। फिर हमें डी की वैल्यू मिली थी, वो कितनी मिली थी हमें, 56 mm, राइट। और हमारे पास जो DP की वैल्यू थी वो हमें कितनी मिली थी, 27 mm। DP मीन्स डायमीटर ऑफ नकल पिन। फिर हमें
थिकनेस ऑफ सिंगल आई एंड, उसकी वैल्यू कितनी मिली थी 30 mm, ठीक है। और ठीक है, तो हमने सारे डायमेंशंस इसके देख लिए थे, ठीक है। सो इस तरह ये प्रॉब्लम हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर।